स्मार्ट लाइट है बोला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का केमिस्ट्री विद फादर सर में स्वागत है। आप सभी का एम कुमार ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जो आप सब इस चैनल पे आकर अपने एजुकेशन और एजुकेशनल वीडियो को देखकर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोगों का जो क्लास है वो हेनरीज के नियम के ऊपर होने वाला है। हेनरीज लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक टॉपिक हमारा है विलेयता। विलेयता के बाद हम लोग हेनरीज लॉ को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं विलेयता क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेनरीज लॉ की। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, जिसे हिंदी में विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। विलेयता या घुलनशीलता कहा जाता है। आखिर हमें यहाँ जानना है कि विलेयता क्या होता है और घुलनशीलता क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो जानेंगे वन बाय वन करके विलेयता क्या होता है, कैसे विलेयता हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, हमारा टॉपिक पहले हम लोग हिंदी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो क्लास हम लोगों ने कंडक्ट किया है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अलग क्लास कंडक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी, जिसे हम लोग विलेयता कहते हैं। राइट, ये सॉल्युबिलिटी भी दूसरे शब्दों में घुलनशीलता कहलाती है। इसके ऊपर अब हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जानना होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पदार्थ है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पदार्थ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुल करके या मिल करके एक संतृप्त विलयन का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है तो वह जो समांगी मिश्रण है संतृप्त होना चाहिए, मतलब कि एक पदार्थ जो है दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले वाले पदार्थ की घुलनशीलता दूसरे में है। कैसे है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर परिभाषा से देखेंगे। हम लोग बोलेंगे कि प्रति 100 ग्राम विलायक में, प्रति 100 ग्राम विलायक में विलेय के अधिक से अधिक, प्रति 100 ग्राम विलायक में विलेय के अधिक से अधिक मात्रा में घुलने या विलीन होने, मतलब कि मिलने, घुलने या विलीन होने अर्थात मिलने की क्षमता को विलेयता कहा जाता है। विलेयता कहा जाता है। विलेयता जो होता है प्रति 100 ग्राम विलायक में विलेय के अधिक से अधिक मात्रा में घुलने या मिलने या अर्थात विलीन होने की जो क्षमता होती है उसे विलेयता कहते हैं। ये जो विलेयता होता है ये यहाँ पे स्थिर ताप एवं दाब पे ये संपन्न होता है। किसी भी विलेय पदार्थ या किसी एक पदार्थ की विलेयता स्थिर ताप एवं दाब पर उसके 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक मात्रा घुलने और मिलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। यहाँ पे जो ताप और दाब होगा, स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर इसका निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है बच्चों? तो आपके पास विलेयता का निर्धारण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो स्थिर ताप एवं दाब पर विलेयता का निर्धारण किया जाता है। राइट, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम पहले से जानते हैं WKD, पहले से बता रखते हैं आपको कि विलेय प्लस विलायक ये दोनों मिलने के बाद
ये दोनों मिल करके घुल करके बनाते हैं अगर कुछ, तो बनाते हैं विलयन। इसी विलयन में, जिस विलयन को हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स के अंदर रखा है, इसी विलयन में विलायक के कितनी मात्रा में, कितने अधिक से अधिक मात्रा में विलेय खुला हुआ है, उसके आधार पर हम लोग विलेयता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि विलेय कितना है और विलायक कितना है जो कि खुला हुआ है, इस आधार पर अगर हम लोग को डिस्कस करना है तो हम लोग बोल सकते हैं और बोलते हैं कि विलेय की मात्रा जाननी है कि किसी विलयन में विलेय की अगर मात्रा जान गए तो वहीं से हमें विलेयता का निर्धारण हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है कि विलेय और विलायक जो है इसकी मात्रा कैसे निकलती है। विलयन के सांद्रता पद के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। जो सांद्रता पद, सबसे इंपॉर्टेंट सांद्रता पद जो आपको एक मैंने पढ़ा रखा है, इसे मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी विलेय की विलेयता, किसी भी विलेय की विलेयता विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पदार्थ जितना अधिक होगा उतनी मात्रा में क्या होगा, घुलेगा, अधिक से अधिक मात्रा में घुलेगा या मिलेगा। जहां पर संक्षेप में विलेयता को कैपिटल एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोल अंश होता है उसको एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ से एक संबंध हमें मिलता है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब मोल अंश बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। इसलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि किसी भी एक विलयन में एक पदार्थ की विलेयता दूसरे पदार्थ की तुलना में देखनी है, उस पदार्थ की मात्रा देख लीजिए। जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है वह ज़्यादा, उसकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिस पदार्थ की मात्रा कम है उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट। अब बच्चों अगर आपकी विलेयता क्लियर है तो विलेयता के बाद हम लोग बात करते हैं विलयन के प्रकार के ऊपर, जो हमारा आज की क्लास का अगला टॉपिक होगा। हम लोग बोलेंगे कि विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब सवाल है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में तो हम पहले से विलयन के प्रकार के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, पहले दूसरी क्लास में हमने डिस्कस करके रखा है। लेकिन जब यही विलयन का प्रकार विलेयता के आधार पर अध्ययन करने की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ पे मैंने 3 विलयन के प्रकार बताए हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसी को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे कि विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ठोस विलयन, दूसरा जो होता है द्रव विलयन, और जो तीसरा होता है वो गैसीय विलयन होता है। बच्चों ध्यान देना है कि विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इसके पहले भी हमने बात की है तो वहाँ भी हमने बता रखा है आपको कि विलयन 3 ही प्रकार के होते हैं। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि विलयन ठोस विलयन है, विलयन द्रव विलयन है और विलयन गैसीय विलयन है। तो इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि विलयन जो बनता है वो 2 लोगों से मिल करके बनता है, जिसमें एक होता है विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। राइट। ये हर जगह वही बात है कि एक होता है आपका विलेय और आपका दूसरा होता है विलायक। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, विलेय और विलायक। इन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली अलग अलग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, या आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास
विलयनता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ठोस विलयन, दूसरा जो होता है द्रव विलयन और तीसरा जो होता है गैसीय विलयन होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि तीनों का स्टडी, तीनों का अध्ययन हम लोग 1 बाय 1 कैसे करते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे ठोस विलयन में विलेय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनाएगा। तो यहाँ पर विलेय जो है ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। विलेय जो है इन तीनों में से कुछ भी होगा, परंतु विलयन को ठोस बनाने के लिए विलायक को ठोस होना पड़ेगा। यदि किसी विलयन में ठोस को मिलाते हैं तो विलयन ठोस बनता है, किसी में द्रव ठोस को मिलाते हैं तो भी ठोस बनता है, और किसी में गैस ठोस को मिलाते हैं तो भी क्या बनता है, ठोस ही बनता है। मतलब विलायक जो है, विलायक जो जिस अवस्था में रहेगा विलयन की प्रवस्था उसी में होती है। यदि विलायक हमारा ठोस है तो विलयन कैसा होगा, ठोस होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग किसमें बात करते हैं, तो यहाँ जो आपका विलेय है वो ठोस होता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, परंतु जो आपका विलायक है ये सिर्फ और सिर्फ द्रव होगा। एक बार क्या करेंगे, द्रव में ठोस को घोलेंगे, ठीक है, एक बार द्रव में द्रव को घोलेंगे और एक बार द्रव में किसको घोलेंगे, गैस को घोलेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में जो यहाँ विलायक है वो क्या होना चाहिए, द्रव। यदि विलायक द्रव है तो विलयन कैसा बनेगा, द्रव बनेगा। और इसके बाद जो हम बात करते हैं, यहाँ भी कोई भी हो, ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो, लेकिन जो आपका विलायक है वो कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो विलयन बनेगा वह क्या होगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। तो जैसे हम लोग इस गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन की बात करते हैं, इसका नाम हम लोग देंगे ठोस विलयन, इसका नाम देंगे द्रवीय विलयन, राइट, और इसका जो नाम हम लोग देंगे गैसीय विलयन नाम दिया जाएगा। बच्चों आपको एक स्पेशल पॉइंट को इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन में विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि विलयन की प्रवस्था, विलयन की प्रवस्था, विलायक की प्रवस्था, विलायक की प्रवस्था पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि जो हमारा विलायक है, विलायक की प्रवस्था पर विलयन निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल सभी लोग ध्यान देंगे, उदाहरण मान लीजिए कि हमारे पास चीनी है, चीनी या ग्लूकोज हम लोग बोल सकते हैं। आपका चीनी है या आपका ग्लूकोज है, ये दोनों है किस अवस्था में भाई, ये ठोस अवस्था में है। चीनी और ग्लूकोज जो है ये किसमें होता है, ठोस में होता है। तो जब ये ठोस में है, इसको हम लोग द्रव मतलब कि जल या पानी में मिलाते हैं, तो आपका जल और पानी जो है किस अवस्था में है, तो द्रव अवस्था में है। यह जो है विलेय है, यह जो है क्या है, विलेय है, और यह जो है वो क्या है, विलायक है। इस सिचुएशन में विलायक जो है क्या हो गया, द्रव हो गया, और जो विलेय हो गया क्या हो गया, ठोस हो गया। तो जो हमारा इन दोनों के संयोग से, दोनों को मिलाने से जो हमारा विलयन बनेगा, वह विलयन कैसा बनेगा, तो वही विलयन द्रवीय विलयन होगा। क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि विलयन की प्रवस्था विलायक की प्रवस्था पर निर्भर करती है। यदि विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, यदि विलायक ठोस है तो विलयन ठोस होगा, और यदि विलायक गैस है तो विलयन क्या होगा, गैस होगा, मतलब गैसीय विलयन होगा। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपन लोग चीनी लेते हैं और जल लेते हैं, चीनी को जल में मिलाते हैं तो चीनी तो एक ठोस है और जल जो है एक द्रव है। क्या हम लोग चीनी को जल में मिलाने से जो एक दोनों का मिश्रण तैयार करते हैं, चीनी और जल का जो मिश्रण तैयार करते हैं,
वह मिश्रण जो है एक ठोस बन जाता है। क्या ठोस बनता है? नहीं बनता है ठोस। क्यों ठोस नहीं बनता है? क्योंकि जो हम मिश्रण जो अपन लोग मिश्रण बनाते हैं उस मिश्रण में चीनी की मात्रा को कम रखते हैं और जल की मात्रा को क्या रखते हैं? ज़्यादा रखते हैं। तो इसके कारण जो विलयन बनता है हमारा द्रवीय विलयन बनता है। मान लीजिए कि सेम वही चीनी है और सेम वही पानी है। मान लीजिए कि 1 kg हम लोगों ने चीनी लिया और उसमें 20 ml या 30 ml जल मिलाया। ध्यान सुनिए, 1 किलोग्राम चीनी को लिया, 1 किलोग्राम शक्कर को लिया, जिसमें 20 से 30 मिलीलीटर ml जल के 2-4 बूंद उसके ऊपर हम लोगों ने छिड़क दिया। तो अब उन दोनों का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन यहाँ पर मात्रा किसकी ज्यादा है? चीनी की मात्रा ज्यादा है। चीनी जो है एक ठोस है, इसलिए इन दोनों के मिश्रण को एक विलयन बोलेंगे। तो यह विलयन कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन होगा। इसी कारण से कहा जाता है कि किसी भी विलयन की प्रवस्था उसमें विलायक की प्रवस्था पर निर्भर करती है। यदि विलायक ठोस है तो विलयन ठोस बनेगा, यदि विलायक द्रव है तो विलयन द्रव बनेगा, और यदि विलायक गैस है तो विलयन गैस बनेगा। विलेय, ध्यान दीजिए, मैं 2 चीज बार-बार रिपीट कर रहा हूं, एक विलेय, दूसरा विलायक। विलेय जो है, विलेय जो है घुलने और मिलने वाला होता है। घुलने और मिलने वाला किसी भी अवस्था में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो घुलाने और मिलाने वाला जो विलायक है वो जिस प्रवस्था में होगा, जिस अवस्था में होगा, विलयन की प्रकृति उसी अवस्था को स्पष्ट करेगी और विलयन उसी अवस्था में समझा जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप यहाँ तक मेरी बातों को भली भांति समझ रहे होंगे, अच्छे से आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहिए, किसी भी वीडियो को, किसी भी क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। जिसे जहाँ प्रॉब्लम लगे आप वहाँ पे मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक का लिए था, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन के पैंडेमिक सिचुएशन में भी उनकी क्लास जो है कंटिन्यू हो सके और उनका जो हेल्प है वो आपके द्वारा किया जा सके। और फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एज योर विश। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप फिर बने रहिए, या फिर आप चाहते हैं कि इस चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक मिले, तो आपको इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।